हम सब की कहानी कुछ ऐसी ही है ना? साल के लगभग 260 दिन ऑफिस, दिन के 8 से 9 घंटे काम और महीने के आखिर में एक सैलरी जो आने से पहले ही खर्चे की लिस्ट में बट चुकी होती है। हम सब आर्थिक आज़ादी का सपना तो देखते हैं। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कल सुबह आपके अकाउंट में कहीं से 1 लाख रुपए आ जाते हैं। हो सकता है कोई बोनस हो या परिवार से मिला हुआ पैसा हो। अब असली सवाल ये नहीं है कि पैसा आया कहाँ से। असली सवाल तो ये है कि अब इसका करेंगे क्या। इस सवाल का जवाब किसी भारी भरकम फाइनेंस की किताब में नहीं, बल्कि एक छोटी सी कहानी में छिपा है। ये कहानी है 3 दोस्तों की, रोहन, मीरा और अर्जुन। तीनों का लक्ष्य एक ही था, पैसा बनाना। लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे और इसी फर्क ने उनकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को बदल कर रख दिया। चलिए सबसे पहले मिलते हैं रोहन से। रोहन हम सबके उस दोस्त जैसा है जो हर चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड रहता है, जोश में आकर फैसले लेता है और कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। तो एक दिन रोहन को अचानक से 1 लाख रुपए मिल गए। उसी समय टीवी पर खबर देखी, मार्केट एकदम बूम पर है। बस दिमाग में बत्ती जली, अरे यार यही तो मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और उसने ज्यादा सोचे समझे बिना अपना पूरा का पूरा 1 लाख रुपए एक साथ एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दिया। इसी को कहते हैं लमसम या एक मुश्त निवेश। शुरू में तो भाई सब एकदम बढ़िया था। 6 महीने के अंदर ही उसके 1 लाख रुपए 1.12 लाख बन चुके थे। उसे लगा वाह, मार्केट में पैसा बनाना तो बच्चों का खेल है। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। मार्केट अचानक 20% नीचे गिर गया। उसका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अब सिर्फ 82,000 रुपीज रह गया था। अब उसका दिमाग नहीं, उसका डर बोल रहा था। और उसी डर में आके रोहन ने वो गलती कर दी जो ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स करते हैं। उसने पैनिक में आके अपना सारा पैसा नुकसान में ही निकाल लिया। तो सबक क्या है? असल में लमसम इन्वेस्टिंग बुरी नहीं है, पर इसके लिए चाहिए पत्थर जैसा जिगर और बाजार के उतार चढ़ाव को झेलने के धैर्य, जो रोहन के पास नहीं था। चलिए अब रोहन की कहानी से बिल्कुल अलग मिलते हैं मीरा से। मीरा इमोशन से नहीं बल्कि अनुशासन से चलती है। उसका नजरिया बिल्कुल स्थिर और सुलझा हुआ है। मीरा ने एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल नियम बनाया था। वो जानती थी कि अगर महीने के आखिर में बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करने का इंतजार किया तो वो पैसा कभी बचेगा ही नहीं। तो मीरा ने शुरू की एक एसआईपी, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने की एक तय तारीख को 10,000 रुपए उसके अकाउंट से कटकर सीधा म्यूचुअल फंड में चले जाते थे, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। ये एक ऐसी आदत थी जिससे कोई समझौता नहीं था। अब यहीं एसआईपी का असली जादू सामने आता है। जब बाजार गिरता था और रोहन जैसे लोग घबरा जाते थे, तब मीरा को असल में फायदा होता था। कैसे? इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आसान भाषा में समझें तो जब मार्केट में सेल लगी होती है, मतलब जब कीमतें नीचे होती हैं, तो मीरा के उन्हीं 10,000 रुपए में ज्यादा यूनिट्स आ जाते थे। और 5 साल बाद नतीजा हैरान करने वाला था। मीरा ने कुल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू थी लगभग 8,60,000 रुपए। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मार्केट टाइमिंग नहीं, बस एक उबाऊ काम जो हर महीने अनुशासन के साथ किया गया। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी दोस्त अर्जुन पर। अर्जुन बड़ा स्मार्ट था। उसने रोहन की गलतियों को भी देखा और मीरा के अनुशासन को भी, और उसने दोनों से सीखकर अपना एक हाइब्रिड रास्ता बनाया। अर्जुन ने समझा कि प्रॉब्लम इन्वेस्टिंग के तरीके में नहीं बल्कि उसे लेकर हमारे रिएक्शन में है। उसने सोचा क्यों ना मीरा के अनुशासन और मार्केट की थोड़ी बहुत समझ को मिला दिया जाए, और यहीं से जन्म हुआ मॉडिफाइड एसआईपी के आइडिया का। मतलब एसआईपी तो चलेगी, लेकिन उसकी रकम मार्केट के मूड के हिसाब से थोड़ी एडजस्ट होगी। उसके नियम बहुत ही सिंपल थे, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं। वो बस ये देखता था कि मार्केट अभी सस्ता लग रहा है या महंगा। जब सस्ता लगता तो एसआईपी बढ़ाकर 15,000 कर देता, जब महंगा लगता तो घटा के 5,000 कर देता, और नॉर्मल दिनों में 10,000 पर ही रखता। ये सिर्फ एक लॉजिकल एडजस्टमेंट था। अब 5 साल बाद का फर्क देखिए। अर्जुन ने कुल इन्वेस्ट किए लगभग 6.3 लाख रुपए, जो मीरा से थोड़े ही ज्यादा थे, लेकिन उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू थी लगभग 9.3 लाख रुपए, यानी मीरा से करीब करीब 70,000 से 80,000 रुपए ज्यादा। ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आया? ये उसी स्मार्टनेस से आया, जब मार्केट सस्ता था तो थोड़ा ज्यादा खरीद लिया। लेकिन रुकिए, एक बहुत जरूरी बात, ये स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए आपको मार्केट की थोड़ी समझ और इमोशनल कंट्रोल दोनों की जरूरत है।
अगर आप मार्केट गिरने पर डर जाते हैं तो ये तरीका फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो रोहन, मीरा और अर्जुन तीनों की कहानी हमने देख ली। अब सबसे जरूरी सवाल, हमारा रास्ता कौन सा है? देखिए, सच तो यह है कि कोई एक बेस्ट तरीका होता ही नहीं है। सही रास्ता इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद कैसे हैं। अगर कहीं से एक मुश्त बड़ी रकम मिली है और आप लंबे समय तक टिके रह सकते हैं, तो रोहन का रास्ता भी काम कर सकता है। अगर रेगुलर इनकम है और अनुशासन रख सकते हैं, तो मीरा का एसआईपी वाला रास्ता सबसे सेफ है। और अगर मार्केट की थोड़ी समझ है और इमोशंस पर काबू है, तो अर्जुन की तरह मॉडिफाइड एसआईपी एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है। तो अब हम इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, दौलत का असली राज क्या है। ये बात गांठ बांध लीजिए, आपकी स्ट्रैटेजी उतनी जरूरी नहीं है जितना जरूरी है उस पर टिके रहना। दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार है अगर उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए। असल में दौलत रातों रात नहीं बनती। ये उन छोटे छोटे बोरिंग लगने वाले फैसलों का नतीजा है जिन्हें हम सालों साल दोहराते हैं, बिल्कुल मीरा की तरह। असली ताकत किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले में नहीं, बल्कि लगातार टिके रहने में है। तो आज खुद से ये सवाल पूछना है, रोहन, मीरा या अर्जुन, हमारे अंदर कौन सा इन्वेस्टर छिपा है? क्या हम रोहन की तरह भावुक हैं, मीरा की तरह अनुशासित, या फिर अर्जुन की तरह जागरूक? इस सवाल का जवाब खोजना ही दौलत बनाने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।